हेलो दोस्तों, मैं विवेक हूं और आपके लिए एक कहानी लाया हूं। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे अभी अभी मेरे मम्मी पापा ने घर से बाहर निकाल दिया है और वे मेरी बात का विश्वास कभी नहीं करेंगे। ये बहुत दुख वाली बात है कि मेरे मम्मी पापा मुझ पर विश्वास करने के बजाय किसी ऐसे इंसान पर विश्वास कर रहे हैं जिससे वे अभी अभी मिले हैं। वे मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं कभी भी किसी औरत को परेशान करने वाली हरकतें नहीं करूंगा। सच में तो सारी गलती उस औरत की है जिसने ये सब करने का सोचा जब मैंने उसे अपना कमरा देने से मना कर दिया। अब मैंने सब कुछ खो दिया है, परिवार और दोस्त। अब मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि ये बात मेरे ऑफिस तक न पहुंचे, क्योंकि तब मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब मैं एक दोस्त के एक खाली कमरे में रह रहा हूं। बस उसी ने मेरा साथ देने के लिए हाथ बढ़ाया। जहां तक मेरे परिवार की बात है, उन्होंने मेरी भाभी आलिया पर विश्वास करने का फैसला किया, जिसको मुझसे पिछले 6 महीने से दिक्कत है। जब वे पहली बार वापस आए तो मैं बहुत खुश था ये सोचकर कि घर में सिर्फ मैं अकेला जवान इंसान नहीं होऊंगा। वे हमारे साथ वापस आ गए थे क्योंकि उनका ऑफिस बहुत दूर था। क्योंकि वो दोनों पति पत्नी थे, इसीलिए उनका ट्रांसफर साथ हुआ था। एक अपार्टमेंट किराए पर देने, एक्स्ट्रा पैसे देने और फिर कई महीनों तक किराया देने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि वे मम्मी पापा के साथ वापस चले आएं और एक नए घर के लिए पैसे बचा ले। जहां तक मुझे पता है, वे दोनों इतना पैसा तो कमाते ही हैं कि वो एक घर खरीद सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास एक घर के बारे में सोचना भी अभी मुश्किल है। इसकी सिर्फ एक वजह यह है कि मुझे नौकरी पर इतना कम पैसा मिलता है कि उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए मुझे कोई हाई फाई नौकरी नहीं मिली। मेरे लिए अकेले एक अपार्टमेंट, एक कार और बाकी चीजों का खर्च उठाना मुश्किल है। जब मैं अकेला रहता था और मेरा वजन कम होने लगा तो मेरे मम्मी पापा ने मुझ पे ध्यान देना शुरू किया। इसलिए मेरी मम्मी ने बोला कि मैं उनके साथ रहने आ जाऊं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कॉलेज वापस जाने और फिर एक बेहतर नौकरी पाने के लिए पैसे बचाने की जरूरत है। मेरा खुद के कॉलेज के लिए पैसे देने का फैसला सही था, खासकर इसीलिए क्योंकि मैं उस घर के लिए कुछ भी पैसे नहीं दे रहा था। मुझे सिर्फ खाने और बिजली के लिए पैसे देने की जरूरत थी। मेरे भाई और भाभी के यहाँ पर चले आने की वजह से मुझे उम्मीद थी कि मैं कम अकेला महसूस करूंगा। मैं अपने भाई को अपना इंस्पिरेशन मानता हूं। 3 भाइयों के साथ बड़ा होना मेरे लिए एक अच्छे एक्सपीरियंस की तरह था। मेरा दूसरा भाई पास वाली गली में ही रहता है, लेकिन वो फिर भी इसी घर पे रहता है। पिछले कुछ महीने बहुत मजे वाले रहे हैं। मैंने अपने परिवार के साथ काफी समय बिताया है। हम एक साथ घूमने जाते थे और साथ में खाने के लिए बाहर जाते थे। मैं कह सकता हूं कि हम सभी बहुत करीब हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वही है कि मुझे बुरा लगा जब आलिया ने मुझसे बदतमीजी से मेरा कमरा खाली करने को कहा। उसने मुझसे पूछा तक नहीं, उसने बस एक दिन मेरे पास आके बोला कि मुझे मेरा कमरा खाली कर देना चाहिए क्योंकि उसे अपने ऑफिस के लिए जगह चाहिए। वो पापा का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें उनके मरीजों की निजी जानकारियां हैं। वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, यहां तक कि मेरी मम्मी को भी नहीं। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, इसलिए मैं हंस पड़ा। मैंने उससे कहा कि शायद वो हमारे घर के स्टोरेज कमरे को अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। फिर उसने मुझसे उल्टा पूछा कि वो उस गंदे कमरे में कैसे काम कर सकती है। मैंने उसे इज्जत से बोला कि मैं अपने बचपन के कमरे से बाहर नहीं निकलने वाला। मैंने उस कमरे को अपने तरीके से सजाया था। मैं उस कमरे को खाली करने का सोच भी नहीं सकता था। ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास कोई और कमरा था, और ऐसा भी नहीं था कि मैं गेस्ट रूम में रहना शुरू कर दूं, क्योंकि सबको पता है वो कमरा रहने के लिए नहीं बल्कि मेहमानों के लिए होता है। हमारी बहस बढ़ती गई और वो और ज्यादा गुस्सा होते चली गई। मुझे सबसे अजीब उसका मुझसे बात करने का तरीका लगा। वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी मानो मैं एक बच्चा हूं और मुझ पे चिल्ला रही थी कि मुझे बड़ों की बातों की इज्जत करनी सीखनी चाहिए। मैंने उससे कहा कि इज्जत खरीदी नहीं जाती है और वो जिस तरह से पेश आ रही है उसके बाद तो उसे कभी इज्जत मिलने नहीं वाली। तभी उसका पति अखिल आया और पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा और वो उसकी तरह नाराज होकर देखने लगा। उसने उससे पूछा कि उसे हर चीज को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है, जब उसने पहले ही कहा था कि वो चीजें संभाल लेगा। जब वो उस पर चिल्ला रही थी तभी करण वहां आ गया। करण ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उसे बाकी ऑप्शंस पसंद नहीं आ रहे तो उसे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। उसने उन्हें बताया कि वे एक विवाहित जोड़े थे, लेकिन ये उनका घर नहीं था। मैं बहुत खुश था कि मेरा बड़ा भाई मेरा साथ दे रहा है। दूसरी ओर अखिल ने कहा कि शायद मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। आखिरकार मैं घर में कुछ भी योगदान नहीं दे रहा था।
फिर मैंने उसे याद दिलाया कि कैसे वो इतना ज्यादा कमा रहा था, जहां के मेरे पास कुछ खास सैलरी नहीं आती थी। अगर मैं बाहर चला गया तो मेरे पास वापस कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होंगे। आलिया ने कहा कि शायद अगर मैंने कॉलेज पर ध्यान दिया होता और पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इसके बाद करण ने कहा कि इसके बारे में और कुछ बात नहीं होगी। अखिल और आलिया कोई और प्लान बना सकते थे। उसके बाद सभी का मूड खराब हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई जब वे दोनों पापा के सामने वही बकवास करने गए। पापा ने वही कहा जो करण ने कहा था। वे यहां आकर हमें ये नहीं बोल सकते थे कि चीजें कैसे चलनी चाहिए, और इस तरह मैंने अपनी भाभी का अपना दुश्मन बना लिया। पिछले दिन जब मैं दोपहर की झपकी ले रहा था, वो मेरे कमरे में आई और अपने कपड़े उतार दिए और फिर चिल्लाने लगी। मैंने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए थे और वो रो रही थी, तो मुझे लगा कि उसे कुछ हो गया है। मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मैं उससे पूछूं कि क्या हुआ है और क्या मुझे एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत है। ठीक उसी समय मेरे दोनों भाई अंदर आए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है। वो बेकाबू होकर रोने लगी और उसकी बातें ढंग से समझ नहीं आ रही थीं। मैं बहुत उलझन में था। मेरे दिमाग में सिर्फ खराब बातें ही आ रही थीं। लेकिन जब उसने मेरी ओर इशारा किया तो मानो मेरे शरीर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरे बड़े भाई ने मुझसे पूछा कि चल क्या रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। इसके बाद उस औरत ने अपने मुंह से सिर्फ गंदे झूठ निकालने शुरू कर दिए। फिर उसने कहा कि उसके साथ जो हुआ है वो मैंने किया है। फिर कहने लगी कि कई हफ्तों से मैं उसे गंदी नजरों से देख रहा था, इसलिए आज मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसने बोला कि मैंने उनके बारे में काफी कमेंट्स दिए और उनसे भद्दी बातें करने की कोशिश की। मैं चिल्लाने लगा कि वो झूठ बोल रही थी। मैंने उससे बात भी नहीं की थी। उस दिन के बाद से उसने मेरा कमरा लेने की कोशिश की और मुझे वो कभी भी पसंद नहीं आई। जैसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, करण ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे पैक करूं और बाहर निकल जाऊं। मैंने अखिल की ओर देखा जो मुझे घूर कर देख रहा था। दांत पीसते हुए उसने मुझसे कहा कि मेरे पास जाने के लिए 1 घंटा है, नहीं तो वो मुझे मार देगा। मैंने उससे कहा कि मैं अपने मम्मी पापा के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन करण ने मुझे फिर से मारा। उन्होंने मुझे गंदा इंसान कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत निराश है और उन्हें मुझसे इन सब की उम्मीद नहीं थी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने अपना सामान पैक किया और वहां से चला गया। मैं जहां भी गया मुझे लौटा दिया गया। उसने मेरे परिवार और दोस्तों को पहले ही बता दिया था। जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे मैसेज भेजकर कहा कि वे मुझे फिर कभी अपना बेटा नहीं मानेंगे, तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं खुद को जानता हूं और मैं जानता हूं कि मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन लोग उस पर विश्वास करते हैं, मुझ पर नहीं। तभी अब मैं अपने दोस्त पार्थ के यहां रहता हूं। वो मुझे मेरे मम्मी पापा से भी ज्यादा जानता है और उसे मुझ पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं अपनी ये बात किसी को बताने का रिस्क नहीं ले सकता। कुछ समय बाद, ये बात बहुत अजीब है कि घर छोड़ने के कुछ समय बाद ही मौसम ठंडा होना शुरू हो गया। मेरे लिए कुछ महीने मुश्किल थे क्योंकि मुझे हर दिन जल्दी उठना पड़ता था। यदि पार्थ ने पहले ही गर्म पानी खत्म कर दिया होता तो मुझे पानी के उबलने के इंतजार में समय बिताना पड़ता। फिर हम काम पर जाते जहां हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता। फिर हम साथ में कुछ पैसे जोड़कर रात के खाने का इंतजाम करते। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मम्मी पापा के साथ रहना मेरे लिए किसी होटल में रहने से कम नहीं था। मुझे नहीं पता था कि जो लोग मेरी तरह ही कमाते हैं वो इन चीजों से गुजरते हैं। मुझे लगा कि इसका कोई अंत नहीं है। मेरे परिवार ने मुझे पूरी तरह से अलग कर दिया था। कम से कम वो पुलिस के पास तो नहीं गई, नहीं तो अभी मैं जेल में होता। बेशक वो पुलिस के पास नहीं जाएगी क्योंकि उसे भी अच्छे से पता है कि वो झूठ बोल रही थी। कोई इंसान किसी निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कितना गिर सकता है। पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे पता था कि मेरा भी समय आएगा। एक दिन हम काम पर गए और हमें पता चला कि हमारे मैनेजर को नौकरी से निकाला जा रहा है। इस बात का खुलासा हुआ कि वो नियमों का पालन नहीं कर रही थी। वो हमारे सैलरी में से कुछ पैसे काट रही थी, हमसे ज्यादा काम करवा रही थी और तो और हम में से कुछ लोगों को उसका काम भी करना पड़ता था। एक बार जब वो चली गई तो हमें लगा कि हमारा बहुत सारा पैसा ठग लिया गया है। यूनियन ने विरोध की धमकी दी। आखिरकार ये हमारे मेहनत के पैसे की बात थी। एक लंबा मुकदमा दायर करने के बजाय कंपनी ने उन लोगों को पैसा वापस करने का फैसला किया जिनके साथ ये सब हुआ था।
मुझे ये जानकर खुशी हुई कि पार्थ और मैं प्रभावित लोगों में से थे। अब समझ में आ रहा थी कि सेम काम करने के बावजूद क्यों कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा था। पैसा किस्तों में चुकाया जाने वाला था, लेकिन यह बहुत ज्यादा होने वाला था। जब हमें यह मिला तो हमने मेरे मम्मी पापा से जितना दूर हो सके उतने दूर एक घर खरीद लिया। फिर मैंने अपने बचे हुए पैसे का इस्तेमाल अपने कॉलेज फंड में लगाने के लिए किया। अब चीजें बेहतर लग रही हैं। मुझे यकीन है कि कुछ सालों में मैं कॉलेज वापस जा सकूंगा और अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर पाऊंगा। 5 साल बाद, 1 साल के अंदर और अपनी पुरानी नौकरी से किस्तों के साथ मैं एक पास वाले कॉलेज में एडमिशन ले पाया। पार्थ, जिसके पास डिग्री थी लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ने फैसला किया कि वो भी पढ़ाई करेगा। हालांकि उसका फैसला सिर्फ पार्ट टाइम पढ़ाई का ही था। उसे मुझसे ज्यादा समय लगा, लेकिन फिर भी हम दोनों को हमारी डिग्री मिल गई। फिर उसे किसी दूसरी जगह नौकरी मिल गई। जब भी संभव होता है मैं उससे बात करता हूँ। दरअसल मैं साल के अंत में उससे और उसकी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। कॉलेज के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैंने डिजाइनिंग का एक छोटा बिजनेस खोल लिया। जब मैं कॉलेज में था तब मैं अपने परिवार से दूर चला गया था, इसलिए कम से कम उनसे कोई नकारात्मकता नहीं थी। मेरे परिवार के कुछ सदस्यों ने मुझसे कांटेक्ट किया है और मुझे परिवार के बारे में बताया है। सच कहूं तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मैंने उनके सभी मैसेज को नजरअंदाज कर दिया है और उन्हें अपने समय की बर्बादी मान लिया है। मुझे विश्वास है कि आपका परिवार आपको कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन जब दोस्तों की बात आती है तो वही लोग आपका साथ देंगे। मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं जो पिछले कुछ सालों में परिवार की तरह बन गए हैं। मैं आखिरकार उस जगह पर हूं जहां मुझे खुद पर गर्व है। साल की शुरुआत में मैं अपना पहला घर खरीदने में कामयाब रहा। इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त को पैसे और जरूरत का सारा सामान भी दिया। पिछले 9 महीनों में उसने इस पर बहुत अच्छा काम किया है और जल्द ही ये मेरे रहने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। इसे कोई भी चीज बर्बाद नहीं कर सकती। अनुमान लगाएं कि किसने किससे कांटेक्ट किया। अंदाजा लगाओ कि मुझे कुत्ते की तरह बाहर निकालने के बाद अब मुझ पर कौन विश्वास करता है। हाँ जी, ये मेरी मम्मी है। कुछ हफ्ते पहले मुझे उनके मैसेज मिले, लेकिन मैंने उन्हें डिलीट कर दिया। शायद 5 साल हो गए, लेकिन मैं अब भी उनसे नाराज हूं। उन्होंने मुझे जन्म दिया। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या करने में सक्षम हूं और क्या नहीं। और भी बहुत कुछ है जो वो मेरे बारे में नहीं जानती। मुझे लगता है कि वो सचमुच अनजान है। वो क्या चाहती थी? उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें और मेरे पापा को सच में रहने के लिए जगह की जरूरत है। उनका अपना परिवार ही उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। मेरे भाई और भाभी अब उस घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। ये मुझे परेशान करती रही, खासकर तब जब पार्थ ने मुझे फोन किया और मुझे अपनी मम्मी से बात करने के लिए कहा। हालात खराब थे। मैं असमंजस में पड़ गया और उसे मुझे सारी बात बताने को कहा। उसने मुझसे कहा कि हालत बहुत बारे थे। उसने मेरे मम्मी पापा को देखा था और ऐसा लग रहा था कि वे खाना नहीं खा रहे थे। मेरे पास उससे और कोई सवाल पूछने का समय नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे फिर से मैसेज भेजा और मुझसे विनती की। उन्होंने कहा कि वो मानती है कि वो दया की लायक नहीं है, पर उनके पास सच में कहीं जाने की जगह नहीं है। इसलिए मैंने पार्थ का कॉल काटा और अपनी मम्मी से बोला कि मैं उनसे और पापा से मिलने को तैयार हूं। मैंने उन्हें एक पता दिया और वीकेंड पर मुझसे वहां मिलने को कहा। मैंने हम सभी के लिए एक होटल बुक किया है, क्योंकि ये एक यात्रा की तरह होगा। तो फिर इस हफ्ते के अंत में मुझे पता चल जाएगा कि मेरी भाभी अब क्या नया नाटक करने में लगी हुई है। मुझे पता है कि इन सब के पीछे वही है, क्योंकि कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके कुछ समय बाद जब मैं उन्हें दोबारा देखने जा रहा था तो मेरे पास बहुत सारे शब्द तैयार थे। जिन लोगों ने मुझे जन्म दिया और फिर त्याग दिया, ये वही थे। क्या आप जानते हैं कि मुझ पर आरोप लगाने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं? उन्होंने 5 साल में मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे अंदर इतना गुस्सा था, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जैसे वो मेरे बारे में सोचते थे। मैं उन्हें बताना चाहता था इतना सब कुछ मैंने उनके बिना ही किया है, पर उनको देखने के बाद मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरी मम्मी व्हीलचेयर पर थीं और मेरे पापा 80 साल के बूढ़े लग रहे थे। उनके कपड़े उनके शरीर से लटक रहे थे और उनकी आंखें खोखली थीं। ये ऐसा था मानो कि किसी ने उनसे उनकी जिंदगी ही छीन ली हो। मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैं बैठ गया और उनसे कहा कि वो मुझे सब कुछ बताए, क्योंकि मुझे काम पर वापस जाना था। तो बिना किसी देरी के उन्होंने मुझे बताया कि आखिर हुआ क्या। मेरे जाने के कुछ ही समय बाद करण ने अपनी नौकरी खो दी। फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना पड़ा। वे मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे।
धीरे धीरे उसका परिवार से कांटेक्ट टूट गया। इस बीच आलिया ने सबकी जिंदगी नर्क बना दी थी। जो कुछ हुआ उसके लिए उसने मेरे मम्मी पापा को दोषी ठहराया और मुझे गिरफ्तार कराने की धमकी दी। मम्मी ने उससे ऐसा न करने की रिक्वेस्ट की क्योंकि वो जानती थी कि इससे मेरे साथ क्या हो सकता था। धीरे धीरे आलिया ने हर चीज पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि वो हमारे घर में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अखिल को अपने लिए काम पर लगा लिया। उस समय वो गर्भवती थी, इसलिए मम्मी ने उसकी देखभाल की। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसने मेरी मम्मी को परेशान करना बंद नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखा क्योंकि मेरे पापा घर के मुखिया वही थी। ये कई सालों तक चलता रहा और इस साल आकर खत्म हुआ जब मेरे पापा को रिटायर होना पड़ा। उनके पास कुछ पैसे जमा थे और उनका प्लान था कि वो कहीं दूर अपना एक घर बनाकर साथ में रहेंगे। क्योंकि मैं पहले से ही उनके घर से बाहर था और मेरे भाई करण से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उन्होंने सोचा कि वे कहीं और जा सकते हैं और घर को किराए पर या बेच सकते हैं। अखिल और आलिया 6 साल से घर में रह रहे थे, फिर भी उन्होंने दावा किया कि वे एक घर के लिए बचत कर रहे थे। और ये देखते हुए कि आलिया अभी भी काम कर रही थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने आलिया और अखिल से सवाल करना शुरू कर दिया कि वे कब तक वहां रहेंगे, क्योंकि वो घर बेचकर अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते थे। तभी आलिया ने उन्हें बताया कि उसका घर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उसे लगा कि क्योंकि उसने उनके घर में बेटे को जन्म दिया है, इसलिए घर पर उसका पूरा अधिकार है। मेरे मम्मी पापा ने उसे बोला कि चीजें वैसे नहीं चलती। उसने इसे मानने से इनकार कर दिया और एक बार फिर नखरे दिखाए। मम्मी और पापा अपनी जिद पर अड़े रहे और कहा कि ये घर उसका नहीं है। वो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और उनसे कहा कि वो उन्हें मजा चखाएगी। कुछ हफ्ते बाद पापा को पता चला कि उनकी पेंशन के पैसे उनके बेटे को दिया गया है। जब पापा ने घर जाकर उससे पूछा कि उसने क्या किया है, जो कि बहुत ही गैरकानूनी है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब बुढ़ापे में मेरे पापा को दिक्कत होगी तो फिर उनके खर्च कौन उठाएगा। मेरे जाने के बाद से उस घर में क्या हो रहा था और मेरी माँ व्हीलचेयर पर कैसी थी। पता चला कि मेरे पापा को भूलने की बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर भी किसी तरह बिना किसी मेडिकल प्रूफ के मेरे भाई ने यह साबित कर दिया और पेंशन को अपने नाम कर लिया। उसके बाद चीजें बाद से बदतर होती चली गईं। वे मेरे मम्मी पापा के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करने लगे। उन्होंने तय करना शुरू कर दिया कि मेरे मम्मी पापा कब खाना खाएंगे, कब सोएंगे, वगैरह वगैरह। उन्होंने नौकरानी को काम से निकाल दिया और मेरी मम्मी से सारा काम करवाना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी 60 साल की है, वो काम नहीं कर सकती, पर उस औरत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने फिर भी मेरी मम्मी से दिन रात काम करवाया। एक दिन वो गिर गई और उनकी हड्डी टूट गई। उनको अब कमर के नीचे से लकवा है, वो चल फिर नहीं सकती। ठीक होने के तुरंत बाद उन्होंने करण को फोन करने की कोशिश की, पर उसका कोई पता अभी तक नहीं चला है। उसका कोई भी नंबर काम नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा था। मुझे जवाब देने में जितना समय लगा, चीजें और भी बदतर हो गईं, क्योंकि वे मम्मी को घर से बाहर निकालना चाहते थे। आलिया ने उन्हें धमकाने की कोशिश की, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। इसके अलावा वे पापा की पेंशन वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आलिया मेरी मम्मी के पास आई और उनसे कहा कि उनके पास जो भी है वो उसे दे दे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो सभी को ये बोल देगी कि मेरे पापा ने उसके साथ छेड़खानी की है। और तभी मेरी मम्मी को एहसास हुआ उस बात का जो उन्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्हें पता था कि मैं वैसा कुछ नहीं कर सकता, फिर भी उन पर मेरी भाइयों का दबाव था। बिना किसी सबूत के वो नहीं चाहती थी कि वे मुझे जेल भेजें। अब यह तय हो गया कि मैं निर्दोष हूं। संयोग से उनकी मुलाकात पार्थ से हुई, जिसे उन्होंने स्थिति के बारे में बताया और उससे मुझसे मदद मांगने की रिक्वेस्ट की। तो फिर उसने मुझे फोन किया और बताया कि वे मुसीबत में हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि इतने सालों तक मेरी देखभाल करने के लिए वो मेरे पास था। वो बस यही चाहती थी कि मेरे पास उन्हें मेरे रिश्ते के बारे में बताने की हिम्मत होती। ये सुनकर मैं चौंक गया। कौन सा रिश्ता? उन्होंने कहा कि पार्थ ने मुझ पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे थे। मैं हंसने लग गया। मैंने उनको निराश करने के लिए उनसे माफी मांगी, लेकिन पार्थ शादीशुदा था। तभी उन्होंने मुझसे मेरी लव लाइफ के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें माफ कर दिया। मुझे लगता है कि मैं उन्हें बहुत पहले ही माफ कर चुका था। मैंने उनसे कहा कि वे अभी उस घर में वापस नहीं जाने वाले हैं। जहां तक मेरे भाई और आलिया की बात है,
उन्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उनकी मेरे पापा की इज्जत को बर्बाद करने की धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से नौकर की तरह काम करवाने की? और अखिल सच में उसके इतने सारे बकवास में मदद कर रहा था। क्या वो नहीं जानता था कि मौका मिलने पर वो उसे हर चीज से ठगने का तरीका ढूंढ लेगी? इसलिए इस वीकेंड मैं अपने मम्मी पापा के साथ घर वापस जा रहा हूं। ये बिल्कुल सही समय पर है, क्योंकि मैं जिस घर में जाने वाला हूं वो अभी अभी बन के तैयार हुआ है। क्योंकि मेरे पास खुद का घर है तो उन्हें वो वाला घर देने में क्या दिक्कत, लेकिन उन्हें जीतने देने में क्या फायदा? कुछ समय बाद आज मैंने अपने भाई और उसकी पत्नी को अपने मम्मी पापा के घर से बाहर निकाल दिया। बाल सुरक्षा सेवाओं ने उनके बच्चे को ले लिया, और अगर उस बच्चे के नाना नानी नहीं आए तो मेरे मम्मी पापा उस बच्चे को गोद ले लेंगे। पैसा और घर वापस पाने की कोशिश में 3 महीने बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो इसके लायक ही थे। मेरे पास एक अच्छा वकील और एक इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने बारीकी से काम किया, उन दोनों की जांच की और उनके द्वारा की गई गलतियों को पकड़ना शुरू किया। तभी उन्हें पता चला कि मेरे भाई ने मेरे पापा की कंपनी के एक कर्मचारी को कुछ पैसे दिए थे। चूंकि वही आदमी मनोचिकित्सक के ऑफिस में भी काम कर रहा था, इसलिए वे सबूत के लिए झूठे कागजात बनाने में कामयाब हो पाए। मेरी बस एक कॉल के बाद पूरा विभाग पूछताछ के घेरे में आ गया। मेरे भाई का नाम सामने आया, जो एक समस्या थी। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार ऐसे अपराध नहीं जिनसे आप आसानी से बच सकते हैं। और फिर थी मेरी भाभी और उसकी चैट। कोई ऐसी औरत थी जिसे मेरी भाभी काम पर पसंद नहीं करती थी। वे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ईमेल द्वारा अन्य कर्मचारियों के बारे में गपशप करते हुए पकड़े गए। मुझे उसका सबूत मिल गया। यह भी बहुत चौंकाने वाली बात थी कि आलिया को नौकरी से नहीं निकाला गया, बल्कि दूसरी महिला को नौकरी से निकाला गया। ऐसा क्यों हुआ? ईमेल देखने के बाद मुझे अपना जवाब मिल गया। यह मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। मेरी भाभी उस औरत को सब कुछ बताती थी। उसने बताया कि कैसे उसने मुझसे घर से निकलवा दिया और अपने ससुराल वालों से छुटकारा पाने के लिए भी वही तरीका अपनाने वाली है। उसकी अकेली समस्या ये थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति को पता चले कि सालों से उसे झूठ बोल रही थी। ओह, उसे नहीं पता था कि वो झूठ बोल रही थी। मेरे भाई की शक्ल कोर्ट में देखने लायक थी। वो उसे अपनी कठपुतली बनाकर उसके साथ खेलती रही और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। क्या उसने कभी उससे प्यार किया था? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उन्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें मेरे पापा को उनका पैसा वापस करना होगा। सब कुछ अभी भी थोड़ा अस्त व्यस्त है, लेकिन कम से कम हम उन्हें घर से निकालने में कामयाब रहे। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उसने पहले ही घर को अपनी पसंद के अनुसार सजाना शुरू कर दिया था? मैं उम्मीद करता हूं कि उन दोनों को अपने किए के लिए जेल में लंबा समय मिलेगा। उसके कुछ समय बाद मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि वे अब जेल में हैं। मेरे भाई को 8 साल की और मेरी भाभी को 7 साल की जेल हुई है। उनके पास वाकई में अच्छे वकील थे, वरना उन्हें और भी लंबा जेल में गुजारना पड़ता। जहां तक सालों पहले मेरे खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों का सवाल है, मैंने उसके खिलाफ आरोप लगा दिया। वे अभी भी जांच कर रहे हैं। अभी उस बात को 2 साल हो चुके हैं। मुझे ज्यादा कुछ की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी जो हुआ वो सही हुआ। जिस जेल में उन्होंने उसे भेजा, उसकी बदनामी हर जगह फैली हुई है और मुझे यकीन है कि वो इसमें मजे करेगी। भगवान, इतने सालों के बाद अपना बदला लेना बहुत अच्छा लगा। एक बार जब वो उन सभी लोगों से दूर हो जाएगी जो उससे प्यार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो उसे महसूस होगा कि वाकई में अकेले रहना कैसा होता है, साथ ही इसके साथ आने वाला दर्द भी। साथ ही मुझे अपने मम्मी पापा को वो सच्चाई बतानी पड़ी जिसे मैं कई सालों से छिपा रहा था। मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ टूट गया है, क्योंकि मैं किसी के लिए भी कुछ भी महसूस नहीं करता था, चाहे वो पुरुष हो या औरत। लेकिन आखिरकार मुझे अपने मम्मी पापा को बताना पड़ा कि मेरे मन में किसी के लिए रोमांटिक भावनाएं नहीं हो सकती। मैं बचपन से ऐसा ही हूं। मेरे दोस्त को पता था और इसीलिए उसे यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि मैं आलिया के साथ इतना गंदा व्यवहार करूंगा। मैं करण के बारे में परेशान हूं। ऐसा लगता है जैसे वो धरती से गायब हो गया है और ये परेशान करने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड मेरी कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही है। जब मैंने वहां फोन किया जहां वे रहते थे, तो कोई भी बात नहीं करना चाहता था। मैं किसी लापता इंसान का केस नहीं शुरू करना चाहता। मैं अपने मम्मी पापा को भी ये नहीं बताना चाहता कि ये कितना गंभीर मामला है। वे मानते हैं कि मेरा भाई सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और वो हमें नजरअंदाज कर रहा है। मैं जानता हूं कि अगली बार जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो मम्मी मुझसे इस बारे में सवाल करेंगी।
मैं केवल ये उम्मीद कर सकता हूं कि तब तक मेरे पास उनके लिए जवाब होंगे। मैं सब कुछ कर रहा हूं। मैंने यहां उसका असली नाम इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो मुझे जानता है। यदि वो इसे देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि मैं उसके परिवार के बारे में ही बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो जिंदा है और ठीक है। ऐसा कैसे है कि हमारा एक समय का आदर्श परिवार अब बिखर गया है? क्या सब कुछ वैसा हो सकता है जैसे वो पहले था? शायद नहीं, क्योंकि अखिल ने हमारे परिवार को तोड़ दिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शायद आप मुझे मेरे भाई से मिलाने में मेरी मदद कर दे।